अब तक हम लोगों ने कराया था, क्या कराया था हम लोगों ने कि जब भी कभी आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन कितना होता है उसका हम लोगों ने इक्वेशन ड्राइव किया था। साथ ही हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताया था कि किसी सिस्टम को एनर्जी देंगे तो क्या होगा। तो एनर्जी का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये बताते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को चेंज किया सकता है। एनर्जी को ना हम लोग बनाते हैं ना हम लोग उसका कुछ बिगाड़ते हैं। ये सब बातें कर रहे थे हम लोग, यहाँ तक किया था। एक सिस्टम में हम लोगों ने बताया था कि एक जो सिस्टम होता है तो उसके सिस्टम के अंदर का जो एनर्जी का जो चेंज होने का जो तरीका है वो दो तरीके, या तो सिस्टम को एनर्जी देते हैं या वर्क डन करते हैं। ये दो तरीके हैं जिससे एक सिस्टम का एनर्जी चेंज होता है। कितनी बात सुनी? क्या बताइए, हम लोग यहाँ पे एक सिस्टम लेते हैं हमारा ये, और ये इसके ऊपर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, ठीक। इसके अंदर एक गैस ले लिया हम लोगों ने। तो इसका जो है, अगर हम लोग इस सिस्टम को एनर्जी दें, क्या बताया कि इस सिस्टम को जब हम लोग एनर्जी देते हैं तो इस सिस्टम का जो एनर्जी है ये जैसे क्यू से दिखाते हैं, ठीक। और जब ये एनर्जी देते हैं तो इस सिस्टम का एक होता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम लोग यहाँ से यू पे दिखाते हैं हम लोग। तो ये इंटरनल एनर्जी चेंज होता है एंड वर्क डन होता है। जब भी कभी एक सिस्टम को एनर्जी देंगे तो उसका इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ता है एंड वर्क डन होता है। या अगर सिस्टम से एनर्जी लेते हैं वापस या बाहर निकालते हैं तो तब भी इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, वर्क डन भी होता है। अब ये हम लोग देखते हैं कि ये क्या मतलब है जब भी कभी सिस्टम का, जैसे ये जो एक हमारा सिस्टम है तो इसके अंदर अपना एक एनर्जी होगा। जैसे कोई भी सिस्टम हम लेते हैं रूम टेम्परेचर पे तो उसका अपना एक एनर्जी होता है, और जो उसके पास एनर्जी होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी को पहले दिखाते, डेफिनेशन देते हैं। इंटरनल एनर्जी, द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम due to its translatory motion, rotatory motion, vibrational motion, ठीक है, is known as इंटरनल एनर्जी। ठीक है। क्या मतलब है इसका कि जब भी कभी कोई बॉडी होता है, अगर हम लोग एनर्जी दे या ना दे, ठीक है, अब अगर हम लोग एनर्जी दे नहीं रहे, बाहर से सप्लाई नहीं कर रहे या बाहर निकाल नहीं रहे, तो उसके अंदर तब भी एनर्जी होता है, और वो जो एनर्जी होता है उसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी प्रेजेंट एट दैट टाइम एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्यू टू इट्स रोटेटरी, वाइब्रेटरी, ट्रांसलेटरी मोशन इज नोन एज इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो किसी भी बॉडी का अपना जो एनर्जी होता है उसका अपना एक इंटरनल एनर्जी कहलाता है। इंटरनल एनर्जी में चेंज कब आता है? जब कभी हम लोग बाहर से एनर्जी दें या बाहर एनर्जी लें। जैसे अगर मैं एक सिस्टम है और इस सिस्टम का एनर्जी हम लोग चेंज करना जा रहे हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, Q इज इक्वल टू U W, ठीक है।
इसका जितना भी इंटरनल एनर्जी है हम लोग ई से दिखाते या यू से दिखाते, यू आई। ये बेसिकली हम लोग जो है ना यू से दिखाते इंटरनल एनर्जी को थर्मोडायनेमिक्स में। तो ये इनिशियल जितना भी एनर्जी है, अब एक हम लोग सिस्टम को मान लो हम लोग हीट दे रहे हैं, इस तरह से हीट देंगे। पहले जब हीट देंगे तो इस बॉडी का ये जो सिस्टम है इसका अपना एक टेम्परेचर होगा, अपना एक प्रेशर होगा, ठीक है ना। T1 ले लिया, P1 ले लिया। जब हम लोग एनर्जी नहीं दे रहे थे, मान लो एक सिस्टम था, उस वक्त एनर्जी नहीं दे रहे हम लोग, तो उस वक्त जो उसका टेम्परेचर प्रेशर था और वॉल्यूम था T1 P1 V1, ये सब इसका हमारा उसका पैरामीटर्स था। हम लोग बोलते हैं ना थर्मोडायनेमिक स्टेट पैरामीटर। तो एक सिस्टम है थर्मोडायनेमिक्स, तो उसका जो एक जब एनर्जी नहीं दे रहे हैं तो उस वक्त उसका अपना एक टेम्परेचर था, प्रेशर था, वॉल्यूम था, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, तो इस सिस्टम का एनर्जी जब देंगे तो जाहिर है इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या पता चलेगा कि इस सिस्टम को एनर्जी मिल रहा है, कहीं ना कहीं से इस सिस्टम के अंदर एनर्जी आ रहा है, तब टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर मान लो टेम्परेचर घट रहा है तो इसका मतलब है कि इस सिस्टम से एनर्जी बाहर जा रहा है, तभी टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो सिस्टम के अंदर एनर्जी आता है, कहीं ना कहीं से हीट आता है, एनर्जी आता है। और टेम्परेचर घटता है तो हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी जा रहा है, सिस्टम से बाहर जा रहा है, एनर्जी सिस्टम से बाहर जा रहा है। यानी टेम्परेचर जो है एक तरह का इंडिकेटर होता है। टेम्परेचर जो है एक तरह का इंडिकेटर होता है कि सिस्टम के अंदर एनर्जी आ रहा है या सिस्टम से एनर्जी बाहर जा रहा है या सिस्टम का एनर्जी चेंज हो ही नहीं रहा है, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो हम लोग बोलेंगे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब सिस्टम को एनर्जी मिल रहा है। अगर टेम्परेचर घट रहा है तो हम लोग कैसा कहते हैं कि भाई टेम्परेचर जो है ना सिस्टम का कम हो रहा है, कम हो रहा है तो इसका मतलब हीट बाहर जा रहा है, या जितना पहले टेम्परेचर था उतना ही अभी भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी सिस्टम के अंदर ना हीट आ रहा है ना हीट जा रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या होता है, एक सिस्टम के लिए एक इंडिकेटर होता है। ये समझ में आ गया, इसको मैं इंटरनल एनर्जी को मिटा दे रहा हूँ। ये इंटरनल एनर्जी से क्या मतलब है कि कोई भी सिस्टम हो, ऐसा नहीं कि उसके अंदर एनर्जी नहीं है, ठीक है। कोई भी सिस्टम हो, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर एनर्जी नहीं है, उसके अंदर एनर्जी होता है, मगर हाँ कम होता है, जितना उसके पास है उतना होता है, कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सिस्टम का एनर्जी जब चेंज होता है तब जाके एनर्जी का बढ़ना घटना होता है। तो क्या बताया कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, टेम्परेचर इंक्रीजिंग, इंक्रीज करेगा तो क्या मतलब हुआ, हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, सिस्टम में हीट जो है ना एब्जॉर्ब हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा तो टेम्परेचर जो है डिक्रीज कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, हीट इज रिलीज बाय, हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, सिस्टम से हीट जा रहा है, बाहर जा रहा है। और टेम्परेचर जो ना रिमेन सेम, रिमेन सेम, नो चेंज ऑफ हीट इज अकर, नो चेंज ऑफ हीट इज अकर, ठीक है ना। कितनी बात सुनिए, तो टेम्परेचर से हम लोग बताते हैं कि एक सिस्टम में हीट आ रहा है या हीट जा रहा है। अब हम लोग मान लिया कि ये जो हीट है अगर दे रहे हैं तो जाहिर है इस बॉडी का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। अगर मान लेते ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्या मतलब हुआ कि टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो फिर उसका प्रेशर बढ़ने लगेगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे
तो जैसे हीट आ रहा है तो हीट आने के बाद उसका तो इंटरनल एनर्जी बढ़ने लगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ये जो गैसेस मॉलिक्यूल है इसका मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाएगा, मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाएगा। तो ये जो कंटेनर है, वॉल है, उस पर जाके बहुत तेजी से टकराएगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर, एक आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसमें तो हम लोग देखते हैं कि वॉल्यूम बढ़ता है प्रेशर घटता है, या वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर सेम रहना चाहिए थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब ये जैसे इसके अंदर का प्रेशर बढ़ने लगेगा, ये एक इस वाला मूवेबल पिस्टन पे प्रेशर लगेगा, मूवेबल पिस्टन पे प्रेशर लगेगा तो अंदर का प्रेशर जो है ना बढ़ जाएगा और बाहर का प्रेशर उतना ही रहेगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा। तो जब अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा और बाहर का प्रेशर कम है या 1 एटमॉस्फेयर है तो जाहिर है पिस्टन फ्री है मूव करने के लिए, तो ये ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम होने लगेगा क्योंकि एक्सपैंड करने लगेगा वो, तो वर्क डन बाय द सिस्टम होने लगेगा। कितनी बात समझ में? तो क्या देख रहे हैं कि जब हम लोग इसको हीट देते हैं तो इसका इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है गैस मॉलिक्यूल का, उसकी वजह से प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ने की वजह से पिस्टन मूव कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। यानी कि जब हीट देंगे तो ये इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा और साथ ही वर्क डन भी होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब एनर्जी देते हैं हम लोग तो क्या होता है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये मिटा दे रहा हूँ। व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, आई से इंटरनल लिखते हैं हम लोग, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है ना, इंक्रीजेस। और साथ ही क्या होता है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है ना, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ये दो काम होता है जब हीट सप्लाई करते हैं तो, और फ्री पिस्टन फ्रीली मूव करता है तो। लेकिन इसी तरह से अगर हीट जो इससे रिलीज कराया जाए, मतलब हीट बाहर का टेम्परेचर कम हो जाए, हम लोग बताया था ना हीट किधर से किधर जाता है, एक नेचुरल तरीका होता है कि हीट जो है ना हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाता है। तो यहाँ पे तो हम लोग हीट दे रहे थे तो वो अंदर जा रहा था, अंदर के सिस्टम के अंदर जा रहा था। लेकिन मान लो अब बाहर का टेम्परेचर कम है, अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बाहर की तरफ हीट निकलना शुरू करेगा। जब ये हीट निकलेगा, ठीक है ना, जब ये हीट निकलना बाहर की तरफ, ठीक है ना, तो ये जब हीट निकलेगा तो इसका इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज करेगा। व्हेन हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम, जब सिस्टम से हीट निकलेगा तो पहला तो ये होगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज, एक तो ये हो गया। और दूसरा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम क्या मतलब हुआ कि ये पिस्टन जो है इसमें तो ऊपर की तरफ जा रहा था, एक्सपैंड हो रहा था, अब कंप्रेस होने लगेगा, कंप्रेस होने लगा तो वॉल्यूम नीचे कम घटने लगेगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा, ठीक है ना। सिस्टम कंप्रेस, सिस्टम इज कंप्रेस्ड, कितनी बात सुन, ये एक दे रखा है कि हीट अगर सिस्टम को देंगे तो इंटरनल एनर्जी वर्क डन में क्या होगा, और अगर हीट निकालेंगे सिस्टम से तो इंटरनल एनर्जी वर्क डन में क्या होगा। और जो भी हीट देंगे, जितना भी एनर्जी देंगे सिस्टम को, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसका इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाता है और उसका वो वर्क डन करता है। यानी जब भी कभी एक सिस्टम को एनर्जी देंगे या एनर्जी लेंगे तो दो चीज़ें होती है, या तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा,
या फिर वर्क डन होगा, ठीक है ना, दोनों होगा पिस्टन फ्री। तो वही बताया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से क्या बताया गया कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पे जो है सिस्टम की हम लोग जब बात कर रहे हैं, तो जब भी कभी सिस्टम को एनर्जी देते हैं तो वो टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है, लेकिन हाँ कुछ पार्ट तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में या घटाने में यूज हो जाता है, और कुछ पार्ट वर्क डन में करने में यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से जब भी कभी सिस्टम में देते हैं तो जितना भी एनर्जी देंगे वो कंजर्व रहता है, वो घटता बढ़ता नहीं है। कुछ एनर्जी उसके इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है, कुछ एनर्जी वर्क डन के लिए बढ़ाता है। तो Q इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है। जितना हीट देंगे या जितना हीट निकलेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है, वर्क डन कितना होता है, उन दोनों को सम करेंगे तो चेंज इन एनर्जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या दे रखा है इसमें कि जब भी कभी एक सिस्टम एक्सपेंड करता है, ठीक है, तो वो तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाता है, लेकिन वो कंप्रेस भी करता है, ठीक है, तब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाता है। तो एक्सपेंशन कंप्रेशन दोनों ही प्रोसेस चलता है। एक सिस्टम जब वर्क करता है तो एक्सपेंशन होता है तो कंप्रेशन होता है। अभी हम लोगों ने एक वर्क डन का रिलेशन निकाला था और दिखाया था कि वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, 2.303 RT log V2 अपन V1, या फिर 2.303 RT log P1 अपन P2, ये हम लोगों ने रिलेशन ड्राइव किया था, लेकिन हम लोगों ने एक्सपेंशन वर्क के लिए ड्राइव किया था, ठीक है, और उसका पीवी डायग्राम भी बनाया था हम लोगों ने। तो ये तो खाली एक्सपेंशन का बनाया था, अगर कंप्रेशन का बनाए तो कैसा बनेगा, क्योंकि कोई भी सिस्टम है थर्मोडायनामिक, कोई भी सिस्टम है तो वो सिस्टम जो है ना, एक्सपेंशन होता है तो कंप्रेशन भी होता है, यानी वो एक साइक्लिक प्रोसेस करता है, वो रिवर्सिबल प्रोसेस करता है। कितनी बात सुन में। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो सिस्टम है उसको अगर एक साइक्लिक प्रोसेस कर रहा है तो कैसे ग्राफ से दिखाएंगे और क्या होगा, क्या क्या चेंज होगा, कितना चेंज होगा, तो वो हम लोग दिखाने जा रहे हैं। क्या दिखाने जा रहे हैं, साइक्लिक प्रोसेस ऑफ अ सिस्टम, ठीक है ना। हेडिंग दे रखा वर्क डन ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है ना, ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस। क्या दे रखा है ये हमारा कि एक हम लोग पीवी ग्राफ बनाते हैं इस तरह से, ठीक है ना, पी है इधर वी है, ये हम लोग एक वर्क डन का यहाँ पे इनिशियल एक कंडीशन है, इस वक्त P1 V1 होगा और ये टेम्परेचर कांस्टेंट है। कितनी बात सुनी। तो एक अगर साइक्लिक प्रोसेस लेते हैं तो पहले हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, ये ए से बी तक गया, इस वाले स्टेट पे गया, और एरो ऐसे दिखाते हैं, क्लॉकवाइज एरो दिखाते हैं, ठीक है। ये बी पॉइंट पे जब आएंगे तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, लेकिन P2 V2 ये दूसरा एक कंडीशन आ जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे भी, ठीक है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मगर इसका जो पैरामीटर है यहाँ पे प्रेशर जो ना P1 था, ठीक है, वॉल्यूम V1 था ये, ठीक है ना, और यहाँ पे जब पहुँच गया तो इस वक्त जो प्रेशर है ये P2 था ये, और ये इसका वॉल्यूम जो था V2 था। तो वॉल्यूम तो बढ़ गया, V1 से V2 बढ़ गया वॉल्यूम, लेकिन प्रेशर घटा है। तो जानते हैं हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन में देखते हैं कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, या प्रेशर बढ़ेगा तो, या प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेट करते हैं। तो एक तो ये हो गया, ये एक्सपेंशन का हो गया। टोटल वर्क डन कैसे निकाला था, ये एक्सपेंशन हो गया। टोटल वर्क डन कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर दिस ग्राफ, मान लो ये A B C
डी आ गया, ठीक है ना। तो एरिया अंडर दिस ग्राफ, ये तो एक्सपेंशन वर्क डन हो गया, एक्सपेंशन वर्क डन, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी ग्राफ, ये हमारे इसके बराबर होता है। अब जैसे यहाँ पे ए बी सी डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये टोटल एरिया आ जाएगा, ये एक्सपेंशन वर्क डन है। ये कितनी बात सुन में, जब एक्सपेंड किया तो टोटल वर्क डन कितना किया, ये वाला हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। ये जैसे ये जो सिस्टम था, यहाँ पे ए था, ये यहाँ ए था, इसका P1 V1 इनिशियल कंडीशन था, और ये बी सिचुएशन था, बी पार्ट था, बी कंडीशन था, और इसका P2 V2 हो गया। ये सिस्टम एक्सपेंड कर गया, तो टोटल वर्क डन इसके अंदर में जितना ग्राफ होगा वो हो गया। अब अगर ये एक्सपेंड हुआ था तो साइक्लिक होगा, तो ये कंप्रेस होगा, वापस वहीं जाना चाहेगा। ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। अब फाइनल से दोबारा इनिशियल पे जाएगा, अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो, रिवर्सिबल प्रोसेस है तो अब जब ये वापस यहाँ आना चाहेगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। क्या होगा? वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये एक्सपेंशन वर्क डन बाय द सिस्टम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, एक्सपेंशन वर्क को बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब अगर ये कंप्रेशन हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं, दूसरा हेडिंग डाल रहे हैं, वर्क डन, कंप्रेशन वर्क डन, ओके, कंप्रेशन वर्क डन, कंप्रेशन वर्क डन, ठीक है ना। ये कंप्रेशन वर्क डन हो गया, या वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसको हम ये भी बोलते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है ना, सिस्टम। तो जब कंप्रेशन वर्क डन दिखाना चाहेंगे इस वाले ग्राफ पे तो कैसे दिखाएंगे? ये देखिए, ये तो एक्सपेंशन वर्क डन था, यहाँ से यहाँ गया। कंप्रेशन वर्क अगर दिखाएंगे तो बी से ये वापस ए पे जाएगा, ये बी से वापस ए पे जाएगा। ये कितनी बात सुन में। अब ये बी से जब ए पर जाएगा तो कंप्रेशन में कितना वर्क डन हुआ, मैं ये रेड पेन से दिखा रहा हूँ, वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्रेशन मैं रेड पेन से दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये मैं रेड पेन से दिखा रहा हूँ। ये कंप्रेशन का वर्क डन था, और एक्सपेंशन का वर्क डन क्या था, कितना था, वो मैं ब्लैक से दिखा दे रहा हूँ, मैं ब्लैक से दिखा दे रहा हूँ। ये कंप्रेशन में वर्क डन था, ये सॉरी एक्सपेंशन में वर्क डन था, ये ब्लैक वाला एक्सपेंशन में था, रेड वाला कंप्रेशन में था। कितनी बात सुन रहे? तो ये जो एरिया होगा ए बी सी डी, ये एक्सपेंशन वर्क डन होगा, ठीक है। और जब कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन जो हो रहा है, देखिए बी, यहाँ पे मैं एक अल्फाबेट यूज कर लेता हूँ, बी सी डी ए, ऐसे हमारा एक आएगा वर्क डन। यहाँ पे चाहे तो हम लोग ये ई ले लेते हैं, तो इसको बोले एरिया कितना हो जाएगा इसका, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर कंप्रेशन ग्राफ, एरिया वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर कंप्रेशन ग्राफ। और कंप्रेशन ग्राफ कौन सा बन रहा है, ये एरिया अंडर कंप्रेशन। तो कंप्रेशन अगर हम लोग लेंगे तो बी ई ए डी सी, ये आ जाएगा। देखिए बी ई ए डी सी, ठीक है ना। कितनी बात समझ में आई? अब देखिए किस में ज्यादा वर्क डन हो रहा है, एक्सपेंशन में वर्क डन ज्यादा हो रहा है या कंप्रेशन में वर्क डन ज्यादा हो रहा है? एक्सपेंशन में देखिए ज़्यादा है, ये यहाँ से इतना ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है, और कंप्रेशन में सिर्फ रेड वाला सेक्शन है, तो ये इतना कम, मतलब थोड़ा कम होता है, कंप्रेशन में वर्क डन कम होता है। तो जो एक साइकिल हुआ, एक साइकिल मतलब एक बार एक्सपेंशन हुआ, एक बार कंप्रेशन हुआ,
तो जो एक बार एक्सपेंशन एक बार कंप्रेशन हुआ तो नेट जो ये बचा है ये एरिया, ये नेट वन साइकिल में कितना वर्क डन हुआ, नेट वर्क डन इज इक्वल टू ये, इसका हम लोग ग्रीन से दिखाते हैं, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, ये मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, नेट वर्क डन। अब अगर हम लोग नेट वर्क डन का रिलेशन निकालना चाहते हैं तो मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ यहाँ पे, नेट वर्क डन इज इक्वल टू, ये हमारा एक्सपेंशन वर्क डन, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, यहां पे लिखता हूं, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, एक्सपेंशन माइनस वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन, ड्यूरिंग कंप्रेशन। ठीक है ना, एक्सपेंशन में जितना वर्क डन था उसमें से कंप्रेशन के वर्क डन को माइनस कर देंगे, तो जितना बच जाएगा वो नेट वर्क डन हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग, यहां तक समझ में आ रहा सबको? आगे चलते हैं। अब देखिए, जब एक्सपेंशन हो रहा था तो उस वक्त जो प्रेशर था P1 था, V1 था, और एक्सपेंड होके A से जब B तक गया फाइनल पोजीशन तक, तो यहाँ पे P2 V2 हो गया। ठीक, ये तो एक्सपेंशन का था कि प्रेशर P1 V1 से चेंज होके P2 V2 हो गया। अब जब ये कंप्रेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, दोबारा ये P2 V2 से, ये इनिशियल कर P2 V2 से वापस फिर ये P1 V1 पे आ गया। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, हम लोग ये देखना चाहते हैं चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया। देखिए, पहले ये यहाँ से वॉल्यूम बदल के ऊपर तक गया था, ये P1 V1 से लेके V2 तक गया था। ठीक है ना, और जब वापस फिर वहीं आ गया, ठीक है, तो फिर चेंज इन वॉल्यूम तो वापस वहीं आ गया, तो चेंज इन वॉल्यूम 0 हो गया। ठीक है ना, चेंज इन वॉल्यूम 0 हो गया। लेकिन क्या बताया कि ये एक टोटल एक साइकिल हुआ, ये एक्सपेंड करके चला गया यहाँ पे A से B तक एक्सपेंशन वर्क डन हुआ, और B से A पे वापस आ गया, कंप्रेशन वर्क डन हुआ। तो थोड़ा सा जो एनर्जी है वो वर्क डन में चेंज होता एक साइकिल पे। ठीक है, तो कितना वर्क डन होगा, नेट वर्क डन, तो एक्सपेंशन वर्क डन में से कंप्रेशन का वर्क डन माइनस कर देंगे तो ये हमारा नेट वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? अब चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे जितना टेम्परेचर था वहीं पे टेम्परेचर नहीं था। कितनी बात समझ में आई? तो टेम्परेचर कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो गया। क्या मतलब हुआ? अभी हमने ये बताया था ना कि टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाता है, वर्क डन बाय द एक्सपेंशन वर्क डन होता है। और टेम्परेचर घट जाता है तो हम लोग बोलते हैं वर्क डन इंटरनल डिक्रीज कर जाता है, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। और टेम्परेचर अगर सेम रहा तो वर्क डन नहीं होता, इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होता। यही तो बोला था टेम्परेचर। तो यहाँ पे चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है तो जितना यहाँ पे टेम्परेचर था फाइनल टेम्परेचर तो नहीं था, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी जो चेंज होगा वो 0 हो जाएगा। इंटरनल, इसको लिख लीजिए तो मैं मिटा के थोड़ा सा एक पॉइंट बताना है। अब यहाँ पे क्या है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो यहाँ पे टेम्परेचर जितना था ए पे, बी पे उतना ही था, फिर बी से वापस ए पे आया तो टेम्परेचर रिमेन सेम। ठीक है, एन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन सेम throughout the process, throughout the process। ठीक है ना, throughout the process, so there is no change in of internal energy, there is no change, no change in internal energy, internal energy। कितनी बात सुनी? अगर टेम्परेचर सेम रहा तो इंटरनल एनर्जी में कुछ भी चेंज नहीं होगा। हाँ, वर्क डन हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, तो क्या बताए, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक, अकॉर्डिंग टू
थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक Q इज इक्वल टू U प्लस W, ये होता ना। अभी हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग बताया था कि Q जो होता है वह U प्लस W के बराबर होता है, लेकिन U जो है ना इंटरनल एनर्जी होता है, और जब भी कभी इंटरनल एनर्जी होगा तो टेम्परेचर चेंज होता है। लेकिन चूंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है तो इस वक्त टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो आएगा, ठीक है ना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो आ जाएगा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। बात समझा दीजिए, जब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो उस वक्त इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जितना इनिशियल टेम्परेचर था उतना ही फाइनल टेम्परेचर भी है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। जब टेम्परेचर में चेंज नहीं आया तो इंटरनल एनर्जी उतना ही रहा। लेकिन हाँ, इसमें एक्सपेंशन हुआ है, कंप्रेशन हुआ है, तो एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन में जो एनर्जी का जो डिफरेंस आ रहा है, वर्क डन का जो डिफरेंस आ रहा है, जितना नेट वर्क डन आ रहा है, तो ये जो एनर्जी दे रहे हैं हम लोग Q इज इक्वल टू W के बराबर है, नेट W के बराबर, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। कितनी बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे जीरो डालेंगे तो ये तो जीरो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू चेंज इन वर्क डन, नेट वर्क डन के बराबर हो जाएगा ये। कितनी बात समझ में? और नेट वर्क डन जो है हमारा P डेल्टा V से दिखाते हैं हम लोग, P डेल्टा V से दिखाते हैं हम लोग। तो वर्क डन इज इक्वल टू ऑल्सो dW इज इक्वल टू P डेल्टा V, ये इस तरह से दिखाते हैं। कितनी बात सुन रहे? ठीक है, तो dQ इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, ये जो एनर्जी जो देंगे चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू P डेल्टा V, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। या जो भी, अगर मान लो हम लोग खाली हीट ही ले लेते हैं ऐसे, तो हीट जो भी देंगे वो वर्क डन करेगा। क्या मतलब है इसमें, कि जब भी कभी कोई आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो जब हम लोग उसको एनर्जी देते हैं तो जितना भी एनर्जी देंगे वो सब वर्क डन में यूज हो जाएगा, या वो सब वर्क डन करेगा। इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो सिस्टम आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल का मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो जगह। लेकिन चूंकि सिस्टम एक्सपैंड हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, साइक्लिक प्रोसेस कर रहा है, तो वहाँ वर्क डन हो रहा है। तो जो भी वर्क डन हो रहा है, जितना भी वर्क डन हो रहा है, वो जितना भी एनर्जी हम लोग देंगे उतना वर्क डन हो जाएगा, अगर वो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो। कितनी बात समझ में आई? तो क्या समझ में आया कि ये वर्क डन का जो साइक्लिक प्रोसेस का कंसेप्ट था हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ किया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ किया, और उसे यूज़ करने के बाद ये देख रहे हैं कि जो हम लोग सिस्टम को एनर्जी देते हैं या सिस्टम से एनर्जी लेते हैं, ठीक है, तो उसका इंटरनल एनर्जी तो चेंज नहीं होगा। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसका इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता है, और जितना भी एनर्जी का चेंज हो रहा है वो सब वर्क डन में यूज हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक कंसेप्ट था, जो हम लोग वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस में जितना वर्क डन करते हैं वो थर्मोडायनेमिक्स में जब कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं तो ये हमारा रिलेशन आ जाता है, कितना हीट दे रहे हैं वर्क डन के बराबर है वो, ठीक है। आगे चले हम लोग, यहाँ तक नोट कर लिए। फिर मैं आगे जो है इसके बाद यहाँ पे एक जो थर्मोडायनेमिक्स का जो रिलेशन है उसके बेस पे एक दो सवाल कर लेते हैं, ताकि थर्मोडायनेमिक्स का जो रिलेशन है उसको कैसे यूज़ करते हैं वो समझ में आ जाए। यहाँ तक समझ में आ गया। ये आइसोथर्मल प्रोसेस में जितना भी हीट सिस्टम को देंगे वो सभी हीट या एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये इसका मेन वो कोर आइडिया यहाँ पे है। यहाँ पे नोट कर लिए। फिर मैं एक दो न्यूमेरिकल करा देता हूँ ताकि आपको अप्लाई करना आए कि थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशन को कैसे अप्लाई करते हैं फॉर्मूले के क्वेश्चन के लिए। नोट कर लिए इसको। क्या दे रखा क्वेश्चन में, कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड बाय एन एवरेज प्रेशर ऑफ 0.5 atm
so as to decrease its volume from 400 centimeter cube to 200 centimeter cube। ठीक है, एक हमारा प्रेशर लग रहा है 0.5 atm का प्रेशर लग रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर, और उसके प्रेशर की वजह से एक गैस का जो वॉल्यूम था 400 सेंटीमीटर क्यूब वो डिक्रीज करके 200 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो कितना वर्क डन हुआ ये बताना, हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन का हमें फॉर्मूला पता है, पी डेल्टा वी होता है, ठीक है ना, पी डेल्टा वी होता है। तो सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, पहले हम लोग देखते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम कितना है। चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1। V2 का मतलब फाइनल वॉल्यूम और V1 का मतलब इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम कितना, फाइनल वॉल्यूम था हमारा 200 और इनिशियल वॉल्यूम कितना था 400। ये सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, ठीक है। तो ये बचेगा -200 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग लीटर में अगर चेंज करना चाहते हैं, गैस का जो वॉल्यूम है वो हम लोग लीटर में अगर चेंज करना चाहते हैं तो सेंटीमीटर 1 लीटर इज इक्वल टू, एक रिलेशन दे रखा है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा एक रिलेशन होता है। अब ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो हमें लीटर में चेंज करना है, तो इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। सेंटीमीटर को लीटर में जब ले जाना है तो ये 1000 जाके डिवाइड करेगा ये। तो जब हम लोग इसको लीटर में करेंगे तो -200 अपॉन 1000 लीटर आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसको 1000 डिवाइड करें तो -0.2 लीटर आ गया ये, इतना इसका चेंज इन वॉल्यूम आ गया। और जो प्रेशर है एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर जो लग रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर जो लग रहा है वो 0.5 atm लग रहा है, ठीक है ना, 0.5 atm लग रहा है। अब इन दोनों को और वर्क डन निकालना चाहते हैं, एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन, तो पी डेल्टा भी आ जाएगा, ये पी डेल्टा वी आ जाएगा हमारा। पी कितना दे, यहाँ पे जो है ना पी को प्रेशर था, डेल्टा वी कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना आएगा 0.10, ये लीटर एटीएम आएगा, एटीएम आ जाएगा ये, ठीक है, लीटर एटीएम आ जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वैल्यू होता है कितना होता है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ क्वेश्चन को, मैं यहाँ से दोबारा लिख लेता हूँ। वर्क डन इज इक्वल टू 0.10 लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आया हुआ है। अब अगर हम लोग एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसका जो वैल्यू होता है 1, ये जो एटीएम को जूल में चेंज करते हैं तो ये दे रखा 101.3 जूल, ये दे रखा है ये रिलेशन। अब ये एटीएम को अगर हटाकर हम लोग जूल में ले जाना चाहेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना, 0.10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 101.3 और ये जो एनर्जी आ जाएगा जूल में चला जाएगा ये, ठीक है। अगर हम लोग 0.1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10.13 जूल, तो इतना वर्क डन हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये देखिए डेसिमल हम लोगों ने गिन के लगा दिया, हमने इसको जैसे है ना 101.3 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो इतना ही वैल्यू आ जाएगा, और डेसिमल कितना, एक के बाद ये एक ये, तो 2 के बाद डेसिमल, तो ये यहाँ पे डेसिमल आके लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा वर्क डन था, लेकिन यहाँ पे है कि ये जो 1 एटीएम जो है 101.3 जूल, ये चेंज करने के लिए ये याद रखना पड़ेगा, वरना हमारा ये आंसर था। हमारा जो मेन आंसर है 0.10 लीटर एटमॉस्फेयर, ये भी करेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ अगर एनर्जी का यूनिट, वर्क डन का जो यूनिट होता है हम लोग जूल यूज़ करते हैं, ऐसा यूनिट में जूल यूज़ करते हैं, तो इसको अगर हमें चेंज करना है लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में, तो ये हमें 1 एटीएम जो है लीटर एटमॉस्फेयर को, तो वो
हमारा आ जाता है 101.3 जूल के बराबर होता है। फिर हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जूल में ना यूनिट आ गया हमारा। ठीक है, वैसे ये भी करेक्ट है, मगर ये जो वर्क डन है लीटर एटमॉस्फेयर में है और इसको जूल में कन्वर्ट करना तो इतने से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, कितना समझ में आया ये नोट कर लीजिए। ये एक सवाल दे रखा है। ये ऐसे ही एक दो सवाल और है, तो मैं अगले क्लास में जो ना ये सवाल को करा दूंगा। एक दो सवाल जो है, एक दो सवाल और अलग तरीके का है वो मैं करा दूंगा।